प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। और साथ ही साथ विद्युत शक्ति एक ऐसी दर है जो विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज माले और आप सभी देख रहे हैं फ्यूकी एजुकेशन का यह यूट्यूब चैनल, जिसमें हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और 12th की फिजिक्स के 3rd चैप्टर के तीसरे वीडियो में आज हम सभी यहाँ पे हैं। और आज जिस टॉपिक को हम समझने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, या इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी हम और टाइम नहीं लेते हुए हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। प्रतिरोधों का संयोजन, हमारे जो भी सर्किट डिजाइन होते हैं तो सर्किट्स के अंदर में जो रेजिस्टर होते हैं, जो आपके प्रतिरोध है, प्रतिरोध दो प्रकार से उस सर्किट के अंदर लगाए जाते हैं। बाकी और एलिमेंट्स के साथ में उनको लगाने का जो तरीका है वो दो प्रकार का है। एक, या तो उन्हें श्रेणी में लगाया जा सकता है, श्रेणी माना एक के पीछे एक, हम अभी देखेंगे। दूसरा समानांतर माना पैरेलल में, इस तरीके से भी हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही क्रमों में करने पर अगर हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब किसी सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है, ये पता करना है, तो उसे निकालने के लिए भी हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो यह दिखा रहे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दो प्रकार है, जिसमें पहला है श्रेणी क्रम माना सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम देखेंगे समानांतर। तो श्रेणी क्रम क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3। धारा सभी में समान होती है, कुल विभवांतर सभी पर विभवांतरों का योग होता है। आपको ये चीज समझनी है कि जब भी रजिस्टर सीरीज में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, अगर उनमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो विभवांतर होगा, दोनों पॉइंट्स पे जो विभवांतर है वो टोटल विभवांतर किसके बराबर होगा? विभवांतर जो हर एक रजिस्टर के ऊपर है उनके योग के बराबर वो विभवांतर होगा। हम इसे ओम्स लॉ की मदद से भी निकाल करके देख लेते हैं कि आखिर इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आएगा। देखो, जैसा इसमें कहा, मान लो ये हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस लगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रजिस्टर को ये जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी रजिस्टर आपको बनाना है तो आप उसको कैसे बनाएंगे? ऐसे। सर्किट में जब भी आप उसको देखेंगे, फिजिकली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब डायग्राम या सर्किट बनता है तो उसमें हम रजिस्टर को ऐसे जिगजैग लाइंस के माध्यम से दर्शाते हैं। यहां पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। इसकी यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये हमें याद रखना है। मान लीजिए ये क्या है, श्रेणी में है, ये कनेक्टेड है। यहां सीरीज में हमने क्या किया हुआ है? सीरीज में हमने रजिस्टर्स को लगाया। हम मान लेते हैं इनकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है, जैसा कि हमने बताया कि श्रेणी क्रम में जब भी रजिस्टर ऐसे लगे हुए होते हैं एक सीरीज में, तो इनमें से बहने वाली जो धारा है वो धारा सेम होती है, एक जैसी होती है। अगर यहां से I धारा बह रही है तो यहां पे भी I होगी, यहां पे भी I होगी और यहां पे भी I होगी। उसमें कोई ऐसा नहीं कि बट जाएगी, वो I1 I2 I3 हो जाएगी, है ना, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी कि भाई यहां से अगर 6 एम्पियर बह रही है तो यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर ऐसे बह रही, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी 6 एम्पियर, यहाँ भी 6 एम्पियर, 6 एम्पियर रहेगी। माना धारा में श्रेणी में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ होता है?
जो इन दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज, जो विभवांतर दिया जा रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। यहां पे इस रजिस्टर के ऊपर जो विभवांतर होगा वो होगा V1, यहां होगा V2 और यहां होगा ये V3। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस अलग अलग है, नो डाउट सबका अलग अलग ओम के होंगे, लेकिन इनपे जो विभवांतर है वो विभवांतर हर एक रजिस्टर पे अलग अलग होगा। लेकिन जो धारा है, इनसे बहने वाली जो धारा है वो आई ही रहेगी। ठीक है, आई ही है, ओवरऑल जो धारा बह रही है वो आई ही है। तो अगर ओम्स लॉ के हिसाब से हम देखें तो वो कहता है V बराबर से IR। तो हम यहां देखें तो तीनों ही जगह का वोल्टेज अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन धारा उसमें कॉमन है। तो अगर मैं ओम्स लॉ की मदद से हर जगह के वोल्टेज को निकालूं, मैं निकालता हूं R1 रजिस्टर के ऊपर कितना हमारा वोल्टेज आता है। तो यहां मेंशन कर देते हैं R1 पर विभवांतर, R1 पर विभवांतर हो जाएगा हमारा हम V1। तो V1 कितना होगा, करंट सेम है I, रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा R2 पर विभवांतर कितना होगा, ये मैं आपको ओम्स लॉ से बता रहा हूं उसका फॉर्मूला। R2 पे विभवांतर कितना होगा, V2 बराबर से I R2 होगा, क्योंकि करंट सेम है तो यहां पे I R2, ये हम ओम्स लॉ से निकाल रहे हैं। और R3 पर विभवांतर कितना होगा, V3 बराबर I R3। तो इसको सेकंड और इसको थर्ड दे देते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, तब हमारा पूरा का पूरा V निकलेगा, V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, V इक्विवेलेंट बराबर से होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पे V इक्विवेलेंट की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं I R इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं I R इक्विवेलेंट। I तो सेम है, R इक्विवेलेंट कर दे रहे कि तीनों का योग। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आपका आ गया I R1, ये हो गया आपका I R2 और ये हो गया आपका I R3। अगर हम I को कॉमन ले ले तीनों जगह से तो यहां क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश। कितने भी रजिस्टर्स हो तो रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो ये इसका सीरीज में सभी रेजिस्टेंसेस का, रजिस्टर्स का जो योग है वो इस तरीके से निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने आपको ओम्स लॉ की मदद से बता दिया। हम एक इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो एक सर्किट है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स माना जो सप्लाई है, इसमें बड़ी पट्टी हमेशा धनात्मक होती है और छोटी पट्टी ऋण आवेश को रिप्रेजेंट करती है। मान लो इसमें ऐसा रजिस्टर लगे हुए हैं और आपको ये वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट का विभवांतर दिया है। यहाँ पे R1 है आपका 2 ओम, ये है आपका 3 ओम और ये है आपका 1 ओम। या ऐसे करो 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये आपका 1 ओम। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि
3 रजिस्टर है और आपको बोला गया है कि आपको करंट निकालनी है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से करंट फाइंड आउट करनी है बाय ओम्स लॉ। तो क्या होगा इसको निकालने के लिए? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। आपको पता है वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज में है। सीरीज में है इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस जुड़ जाएंगे। सीरीज है, यहां देखो समानांतर नहीं है, ये सीरीज है, भले ये मुड़ा है यहां से लेकिन है सब सीरीज में। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा? हम जानते हैं हमारा जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश डैश। ये कितने भी हो सकते हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो। सीरीज में है तो हम उन्हें सीधे सीधे जोड़ देंगे। 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 5 ओम। तो यहां हम आज इक्विवेलेंट लिखते हैं, ये होगा आपका 5 ओम। तो कितना आ गया आपका? ये कट गया तो I आ गया आपका 2 एम्पियर। जब भी सीरीज में आपको रजिस्टर मिलते हैं तो तीनों को आपको जोड़ देना है। हमने श्रेणी क्रम में देख लिया, तो श्रेणी इस तरीके से होंगे सीरीज में, पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल कब होता, मान लो यहाँ ये ऐसा मुड़ के ना अगर ऐसा निकल गया होता तो ये सीरीज में नहीं होते दोनों, ये फिर पैरेलल में चले जाते या फिर कुछ। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सिंपल 3 ओम था। हमेशा याद रखना है कि अगर जंक्शन ऐसा कुछ है कि जहां से 3 ब्रांच निकली हो, फिर वो श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में अभी है, ये भी है, ये भी है, श्रेणी में है। लेकिन अगर 3-3 होगा तो ये श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का। दूसरा हम देख लेते हैं समानांतर क्रम, कि सर्किट के अंदर जो आपके प्रतिरोध है वो समानांतर में पैरेलली भी जुड़े हुए होते हैं। यदि कई प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 डैश। मतलब कितने भी रेजिस्टेंसेस हो, ऐसा नहीं कि 3 ही रजिस्टर की बात हो रही है यहाँ, या कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूला को भी ओम्स लॉ से निकाल के देख लेते हैं। लेकिन इसके नियम क्या है? विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर समान होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि जो धारा होती थी बहने वाली, वो धारा कांस्टेंट होती थी, वो चेंज नहीं होती थी। लेकिन उसमें जो विभवांतर है वो हर रजिस्टर के ऊपर अलग अलग लगता था, और टोटल जो विभवांतर होता था वो तीनों का जोड़ होता था। यहां अब उल्टी बात है, यहां पर विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो करंट है, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अलग अलग होती है, और जो इक्विवेलेंट करंट है, माना जो टोटल करंट होगी, वो उन सब से अलग अलग रजिस्टर्स के थ्रू बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। देखो हम इसको यहां पे देख लेते हैं। जैसे आपके रजिस्टर पैरेलल जुड़े हुए हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरेलल कैसे जुड़ते हैं। ये आपकी रजिस्टर्स है, ठीक है। एक है R1, एक है R2 और एक है R3।
तीन रजिस्टर पैरेलल में जुड़े। पैरेलल जुड़े माना कैसे होता है कि जैसे श्रेणी में हो रहा था कि एक की पूंछ से दूसरा जुड़ा हुआ था, फिर उसकी पूंछ से तीसरा जुड़ा था। यहां पे तीनों ही रजिस्टर्स दो फिक्स पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। सिर्फ दो ही पॉइंट है जहां पे सारे रजिस्टर जुड़े हुए हैं। जैसे R1 का ये हिस्सा, R1 की ये पूंछ, इसकी ये पूंछ और इसकी ये पूंछ, तीनों ही एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और इनका जो अगला हिस्सा है वो एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा पैरेलल मतलब क्या। श्रेणी मतलब जब एक दूसरे की पूंछ जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक से तीनों जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट से तीनों जुड़े हुए हैं। इसमें हम कहते हैं कि समानांतर में है। तो आपको सर्किट में भी समझना पड़ेगा आगे जाके कि समानांतर क्या है और श्रेणी क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने तीन रजिस्टर लिए R1, R2 और R3। समानांतर क्रम के जो नियम है उस नियम के अनुसार हम ये देखते हैं कि विभवांतर जो है यहां और यहां, इन दोनों पॉइंट्स पे लगने वाला जो विभवांतर है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन इन रजिस्टर से बहने वाली जो धारा है वो धारा में परिवर्तन आ जाता है। मान लो यहां पे आपका वोल्टेज, यहां है वोल्टेज V और धारा यहां बह रही है I, ठीक है। तो यहां पे इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज होगा V, यहां पे भी V और यहां पे भी V। तीनों जगह वोल्टेज क्या रहेगा? सेम, जो जहां यहां से जा रहा है V है, तो यहां भी V, यहां भी V और यहां भी V। लेकिन जो धारा है ये I बह रही है, तो यहां से बहेगी I1, यहां से बहेगी I2 और यहां से बहेगी I3। मतलब 1 2 3, मतलब ये समझा रहे हैं कि तीनों धाराएं अलग अलग है, अब वो सेम नहीं है, बदल गई, वो बट गई है इन तीनों जगह पे। और जो टोटल धारा होती है वो क्या होती है? इन तीनों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा वोल्टेज सेम है लेकिन धारा में परिवर्तन हो रहा है। यदि हम यहां पे ओम्स लॉ लगाएं, बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, लेकिन यहां वोल्टेज तो सेम है। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट में, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? हम यहां करते हैं I इक्वल टू V बाई R, हम धाराओं से निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो टोटल करंट है वो तीनों करंट्स के योग के बराबर है। तो हम हर रजिस्टर के ऊपर कितनी करंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं R1 पर धारा I1 कितनी होगी? I1 बराबर से V अपॉन R1। V क्यों है? क्योंकि उसमें V1 था, क्योंकि वहां पे जो विभवांतर था वो हर रेजिस्टेंस पे चेंज हो रहा था, उसकी वैल्यू अलग थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, धारा की वैल्यू बदल रही है। तो I1 बराबर से V अपॉन R1, इसको दे दो इक्वेशन 1। देन R2 पर धारा कितनी हो जाएगी? R2 पर धारा I2 बराबर V अपॉन R2 सेकंड, और थर्ड है R3 पर धारा कितनी हो जाएगी? I3 बराबर से V अपॉन R3। अब हम क्या करेंगे? तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब तीनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा। तो I की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? I की बजाय हम लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तीनों का जोड़ होगा ना वहां, तो कॉमन
मेन धारा है ना ये, तो I1 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हम V को कॉमन ले लेते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस को आप जोड़ोगे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मान लो एक सर्किट है, ठीक है, और ये सर्किट में एक सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है और इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं। ये है आपका 10 वोल्ट की सप्लाई, ये प्लस है माइनस, ये आपका R1 है 2 ओम 2 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। और बोला गया है इसमें करंट कितनी है वो फाइंड आउट कीजिए। फाइंड I कितना होगा बाय ओम्स लॉ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो क्या कहता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R। V हमें पता है यार 10 वोल्ट है, I फाइंड आउट करना है हमें, V कितना है 10, R है आपका R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आपको पता करना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट को पता करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लोगे, क्योंकि यहां आपको समझना है। यहां देखो ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, तो यहां आप देखोगे तीनों ही रजिस्टर पैरेलल में है। ये 2 पॉइंट है इनके मेन, जहां से तीनों आप उसको समझे, ध्यान से देखे कि 3 अलग अलग पॉइंट से नहीं है, फाइनली तो एक ही से जुड़े हैं ना। ये इनके 3 सिरे इस जगह से जुड़े हैं और इनके 3 सिरे यहां से जुड़े हैं, तो ये पैरेलल है, ये सीरीज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के सिर्फ एक रजिस्टर करना है जो R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि तभी हम किसे निकाल पाएंगे, टोटल करंट को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर से 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ गया इसका 1 1 2, तो ये आ गया आपका 2, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वन अपॉन ये कितना हो गया 4, ये आ गया आपका 2 आ गया। अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, यही होगा। फाइनली सॉल्व करके तो यही आएगा ना, ये 4 अपॉन 2, ये आ गया 2 ओम, तो ये आ गया आपका पलट के, क्योंकि R इक्विवेलेंट पलटाना पड़ेगा ना, तो 1 अपॉन 2 ओम ये हो जाएगा। तो इसको हमें यहां रखना पड़ेगा 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 10 दूनी 20 एम्पियर। करंट आ गई आपकी 20 एम्पियर। ये आपने निकाला समानांतर श्रेणी से, ठीक है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो समझ में आया, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों को आपको समझना है कि आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इसकी परिभाषा यहां देख ले। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I द्वारा विद्युत विभवांतर पर किया गया कार्य प्रति इकाई समय को विद्युत शक्ति कहते हैं। किया गया कार्य प्रति इकाई समय उसे हम कहते हैं P
P माना इलेक्ट्रिकल पावर, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू W अपॉन T। कार्य प्रति इकाई समय W अपॉन T। P यहां पे विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, W जो कार्य किया गया है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और T आपके समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम कुछ अलग तरीके से भी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी जो यूनिट है, SI इकाई है इसकी वॉट, पावर की जो यूनिट है वो वॉट होती है, और 1 वॉट होता है जब 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसे हम कहते हैं 1 वॉट। 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा का प्रवाहित होना। इसका सूत्र जैसे हम देख रहे थे अभी, हम इसको डिराइव करके देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आवेश Q पर विभवांतर V विभवांतर V के कारण किया गया कार्य होता है W बराबर से VQ। आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा है विभवांतर के बारे में कि विभवांतर क्या होता है कि किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है उसे हम कहते हैं विभवांतर। आप याद करो, इससे पहले हमने पढ़ा, और वो होता था V बराबर से W अपॉन Q, माना एक चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया है वो होता है W अपॉन Q। उसी से यहां पे हमने बना लिया वर्क का कि V इंटू Q, Q आवेश ही है, मैंने छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो W बराबर से VQ हम जानते हैं। ठीक है, अब I बराबर से Q बाय T भी होता है। विद्युत धारा क्या होती है? चार्ज जो प्रवाहित हो रहे हैं किस दर से, प्रति सेकेंड या फिर पर यूनिट टाइम, जितने चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं उसको ही हम कहते हैं I बराबर से Q अपॉन T। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा P क्या होता है, बेसिकली P होता है हमारा, हमने इससे पहले देखा था, P होता है हमारा W अपॉन T, W अपॉन T। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। तो W अपॉन T हमें निकालना है, पावर निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, I बराबर से Q अपॉन T, तो हम I की वैल्यू को ऐसा करते हैं, रुकिए, I की वैल्यू थोड़ी डाल पाएंगे उसमें। यहां से I को हम क्या कर देते, आवेश निकाल लेते, Q बराबर से I इंटू T। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, Q की बजाय हम यहाँ W की बजाय क्या लग, W बराबर से VQ, Q को रख देंगे हम I इंटू T। इट नहीं है ये, I इंटू T है, ये I इंटू T है। यहां देख लेते हैं हम, समीकरण 1 क्या है हमारा, W बराबर से V इंटू Q, क्या है, W बराबर से V इंटू Q, V इंटू Q। तो W बराबर से V इंटू I और T। ठीक है, इस T को हम इधर भेज देते हैं, T को इधर भेज देते हैं, W अपॉन T बराबर से V I। तो W अपॉन T क्या होता है, W अपॉन T हो गया हमारा पावर, पावर क्या हो गई, V I। ठीक है, तो P बराबर से क्या होता है, V I भी होता है। साथ ही साथ में हम इसको अलग अलग तरीके से और देख लेते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 में ओम्स लॉ से
ओम्स लॉ से V बराबर IR रखने पर क्या करते हैं हम? V बराबर से IR, हमें पता है ना ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर से IR, तो V की जगह हम रख देते हैं IR, तो हमारा ये P हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा IR इंटू I, तो II क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, P बराबर इसे क्या मिल गया, I स्क्वायर R, ये भी होता है। और हम क्या रख सकते हैं, फिर से हम देखते हैं, समीकरण 2 में ओम्स लॉ से क्या कर देंगे हम लिख देते I बराबर इससे V बाई R, रख सकते हैं हम, पहले हमने V की वैल्यू रखी, अब I की रख देते, रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 हमारा P बराबर से VI था, तो यहां क्या हो जाएगा, P बराबर से VI, तो VI है, तो VI, I की बजाय क्या लिख देंगे हम, V इंटू I, V इंटू I की बजाय क्या लिख देंगे, V अपॉन R, तो V क्या हो जाएगा, P बराबर इससे V स्क्वायर अपॉन R, ये हो गई पावर। तो आप देखो पावर के कितने सारे यहां पे निकल आई वैल्यू, P बराबर से V स्क्वायर R भी है, P बराबरी से I स्क्वायर R भी है, और P बराबरी से VI भी है, सब सही है ना, और सबका यूज अलग अलग जगह पर होते रहता है। तो यह है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, उसका फॉर्मूला हमने देखा, और साथ में देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, ये विद्युत धारा द्वारा विद्युत विभवांतर पर किया गया कार्य प्रति इकाई समय, उसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिकल पावर। और उसके हमने ये तो W/T हो गया, इसकी मदद से फिर हमने 3 और निकाले, जिसमें P इक्वल टू V स्क्वायर अपन R आ गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया, और P बराबर से VI आ गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। प्रतिरोधों के संयोजन और विद्युत शक्ति को सही तरीके से समझने से हम विद्युत परिपथ को सही प्रकार से डिजाइन और पूरी तरीके से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से जाकर क्विक एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही साथ इन सभी वीडियोस को, इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।